We will start in 1 minute. Namaskar. I'll start my session in next 1 or 2 minutes. Good evening, everyone. I'm starting this session. Welcome you all to this Facebook live session on economics analysis of cow-based model for the holistic development of Bharat. थैंक यू लक्ष्मी अरविंद मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये काऊ के आसपास हम लोग बहुत तरीके का इंडस्ट्री गांव में लगा सकते हैं, जिससे कि रूरल पॉपुलेशन के बीच एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, खेतों में ऑर्गेनिकली तरीके से प्रिपेयर खाद जाए एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स को एक अच्छा फूड खाने को मिले। हमारा स्टार्टअप आनंद सागर नेचुरल डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड छोटे मध्यम और भूमिहीन किसानों को डेयरी कैसे करे, खास करके इंडिजीनियस काउ साहिवाल के साथ, और कैसे वो अपने इनकम को बढ़ाएं, इसके ऊपर काम करता है। और हम लोग उनके डिमांड बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग हम लोग उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिंक कराते हैं ताकि उनको फाइनेंस मिल सके एंड उसके बाद उनके प्रोडक्ट को नियरेस्ट अर्बन हाउसहोल्ड्स को मार्केटिंग करते हैं हम लोग। हम लोग इस सेशन को पूरे 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम के बेसिस पे हमारा क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। हम लोग स्टार्टअप के टर्म में इसे बिजनेस मॉडल बोलते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमने बिजनेस मॉडल बनाया है वो कितना सस्टेनेबल है, देन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी स्केलेबिलिटी की, क्या ये स्केलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के स्कीम्स ऑलरेडी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अवेलेबल हैं, जिसको यूज़ करके हम लोग इस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे कहाँ से हम लोग फंड इकट्ठा कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे एंड उनका रोल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा अपना जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ काउ वेस्ट मॉडल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ भारत, इसको और डिटेल से जानते हैं कि अभी हो क्या रहा है। कि हम लोग अभी डेयरी फार्मिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए। उसका और भी 2-3 यूटिलाइजेशन जो हम लोग आगे बात करेंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस अभी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग डेयरी फार्मिंग या कह लें कि काउ रियरिंग को एग्रीकल्चर से लिंक करें एंड इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री विलेज में डेवलप हो सकता है, अगर उसके ऊपर फोकस करें, तो इंडिया का जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को, केमिकल फार्मिंग का एंड पॉपुलेशन मतलब मिलावटी खाद्य पदार्थ का, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काऊ की बात कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली अपना डेयरी से रिलेटेड होता है। तो पूरे इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री का क्या सिनारियो है हम लोग पहले, और उसका क्या प्रॉब्लम्स है उसकी बात करते हैं।
जब मैं इसके थोड़ा जब मैंने बिजनेस शुरू किया था एंड इसको पूरा देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उससे मुझे ये पता चला कि अभी इंडिया में 52% मिल्क ही मार्केट के लिए अवेलेबल है। मतलब कि अगर 100 लीटर प्रोडक्शन होता है तो 48 लीटर्स प्रोड्यूसर के लेवल पे ही कंज्यूम हो जाता है या गांव में सेल हो जाता है। एंड हमारे पास जो मिल्क बचता है अर्बन एरिया का, या भी बोल ले कि जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो डेयरी में काम करे उनके लिए, वो सिर्फ 52% बचता है। तो हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है। अभी भी हमारा 48% दूध है जो गांव में ही रह जाता है, उसको सही प्राइस नहीं मिल पाता है। और ये जो 52% मिल्क अवेलेबल है मार्केटिंग के लिए, सरप्लस के लिए, उसमें से ऑर्गेनाइज्ड डेयरी, जिसमें हम लोग कोऑपरेटिव डेयरी या प्राइवेट सेक्टर डेयरी की बात करें, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 40% है। 40% मिल्क अभी भी 60% मिल्क अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू है। जैसे कि लोकल मिल्कमैन, जिसको हम लोग बिहार में दूधिया बोलते हैं, या हर एक सिटी के 50 किलोमीटर के रेडियस में नॉर्मल फार्मर्स, इंडिविजुअल फार्मर्स के पास जाता है, मिल्क कलेक्ट करता है, नियरेस्ट स्वीट शॉप्स या चाय वाले दुकान को दे के आता है। तो 60% अभी भी हमारा यहीं पे है। एंड अगर हम लोग एक और बड़ी प्रॉब्लम की बात करें जिसको मैं एज ए एंटरप्रेन्योर देखता हूँ, वो ये कि अभी इंडिया में हम लोग, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंडिया नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में, लेकिन इसका हमें इकोनॉमिक्स, हम लोगों को इकोनॉमिक्स फ़ायदा या इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर हैं उनको नहीं मिल रहा है। प्रोड्यूसर की बात करें तो हम लोग डायरेक्टली फार्मर्स की बात करते हैं। और ये कैसे नहीं मिल रहा, अगर इतना मैं क्लेम कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ, उसका मैं एक 2-3 जो गवर्नमेंट का ही डेटा है मैं उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के वेबसाइट पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, डेयरी डेवलपमेंट विजन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2030, जिसके अनुसार अभी भी हमारे देश के 95% जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनके पास 1 से 5 गाय या भैंस होता है। एंड एक मिल्क प्रोड्यूसर को डेली का 85 रुपीज़ का इनकम होता है, एंड उसका 60% वो लोग फीडिंग कॉस्ट पे खर्च कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि मंथली उनको सिर्फ और सिर्फ 515 रुपये का प्रॉफिट या इनकम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। हमारे 95% लोग 1 से 2 गाय 5 काऊ रखते हैं और वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और उनका इनकम लेस देन 500 या 600 पर मंथ है। एंड टोटल मिल्क मार्केट जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसका इकोनॉमिक वैल्यू देखें तो वो करीब 6 लाख करोड़ है। तो 6 लाख करोड़ के जो एक्चुअल प्रोड्यूसर हैं उनके तक हम लोग, ऐसा बिजनेस मॉडल हमारा ऐसा नहीं है कि वो लोग डेयरी फार्मिंग को या काऊ रियरिंग को एज ए इंडस्ट्री के तौर पे देख सकें। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग बात करते हैं कि जो अर्बन एरिया में मिल्क अवेलेबल है वो किस किस तरीके का मिल्क अवेलेबल है, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं बात करेंगे कि डेयरी इंडस्ट्री का या कैटल रियरिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट है और उसका क्या क्राइटेरिया है या उसका क्या क्वालिटी है, या जो उसके कंज्यूमर्स है वो कैसे उसको परचेज करते हैं। तो हमने एक न्यूज़ आर्टिकल में ही एक रिसर्च देखा था कि 70% अर्बन एरिया में जो मिल्क अवेलेबल है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू आता है, जैसे कि कोऑपरेटिव डेयरी एंड प्राइवेट डेयरी के थ्रू आता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि पाउच पैकिंग है या किसी प्राइवेट डेयरी का है। एंड 30% मिल्क अभी भी नॉर्मल मिल्कमैन का आता है, जो कि कॉमर्शियल डेयरी फार्म बोल सकते हैं, तबेला बोल सकते हैं, खटाल बोल सकते हैं। और हम लोग अब बात करते हैं कि ये जितने तरीके का मिल्क है उसकी क्वालिटी की बात करें या उनके बिजनेस मॉडल को अगर हम समझें तो हमें और डिटेल में जाके ये मतलब जब तक हम लोग पूरे बिजनेस मॉडल को नहीं समझेंगे जो ऑलरेडी है, तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं जब अपने स्टार्टअप को बना रहा था या स्टार्ट कर रहा था, तो जब मैं कोऑपरेटिव डेयरी का या प्राइवेट डेयरिया जो मिल्क कलेक्ट करती है उनके बिजनेस मॉडल को समझा, तो ऐसा है कि एक मिल्क प्रोसेसिंग
कंपनी जहाँ पे सेटअप होती है उसके 50 to 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने फार्मर्स होते हैं या जितने पॉसिबल फार्मर्स होते हैं उनसे मिल्क सोर्स होता है। तो अब जब सुबह अगर सपोज 6 बजे मिल्क सोर्स हुआ तो गांव के मिल्क कलेक्शन सेंटर में इंडिविजुअल फार्मर्स अपना मिल्क लेके जाता है, फैट एसएनएफ टेस्ट होता है और उसके बेसिस पे फार्मर्स को एक पेमेंट स्लिप मिलता है, फिर उसको पैसा मिलता है। अब बफेलो मिल्क हो या काउ मिल्क हो, सबको एक जगह मिक्स करके एक ही टैंक में रखा जाता है। एंड उसके बाद ये जो कोऑपरेटिव डेयरी एंड प्राइवेट डेयरी की जो मिल्क कलेक्शन वैन होते हैं वो लोग कलेक्ट करके नियरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर को लेके जाते हैं। तो इसमें मिनिमम टाइम जो मेरे को समझ में आता है और जो मैंने देखा है वो 5 घंटे का लगता है। अभी इसमें थोड़ा एक और इनोवेशन हो रहा है कि लोग एक 4 गांव के बीच में एक अपना चिलिंग सेंटर भी लगा दे रहे हैं ताकि मिल्क को पहले वहाँ पे स्टोर कर ले, वहाँ पे 4 डिग्री सी पे ले आए एंड उसके बाद हम लोग प्रोसेसिंग सेंटर में लाएं। तो अगर ऐसे भी करते हैं तो ये टाइम 6 घंटे ही रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही कोऑपरेटिव डेयरी या प्राइवेट डेयरी के सेंटर में जब ये आता है तो सारे मिल्क को हम लोग पहले कंपनियाँ होमोजेनाइजेशन करती है, जिसमें कि सारे तरीके के मिल्क को एक साथ मिक्स किया जाता है एंड उसके बाद ये डिसाइड होता है कि हम लोग को कितना काउ मिल्क प्रोड्यूस करना है, कितने फैट का मिल्क प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो सपोज हमने काउ एंड बफेलो का मिल्क एक साथ कलेक्ट किया है और अब हम जब फाइनल इसका ये हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट डेयरी प्रोसेसिंग कंपनी से आती है वो आता है काउ मिल्क करके। तो जो काउ मिल्क का जो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट होता है वो स्टैंडर्ड ये होता है कि काउ मिल्क में टेक्निकली जितना फैट होना चाहिए उसको हम लोग सेट करते हैं। तो अगर सपोज बफेलो मिल्क का क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका फैट ज़्यादा होता है। तो आर्टिफिशियली उसमें वाटर मिला के हम लोग उसके फैट को कम करते हैं एंड अगर उसमें कुछ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस की कमी है तो उसको हम लोग देते हैं, विटामिन देते हैं और ये सारा आर्टिफिशियल होता है। और अभी हम लोग सब जानते हैं कि जो भी आर्टिफिशियल विटामिन मिनरल्स है उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो फाइनल पैकिंग होने के बाद जब इंड कंज्यूमर्स के पास आता है तो मिनिमम ये 2 से 3 दिन तक आने में लग जाता है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फ्रेश मिल्क का क्या बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है, और वो हमारे पास आने में मे बी 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। अब जो सेकेंड जो 30% जो मिल्क का सप्लाई होता है अगर उसकी बात करें तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए काऊ को रखते हैं। तो काऊ का जो मतलब बोल सकते हैं उसको कि उसका जो फीडिंग का जो तरीका है वो साइंटिफिकली नहीं होता है। जब तक दूध दे रही है, जितना दूध दे रही है उसके हिसाब से तो हम लोग दाना देते हैं। दाना भी अगर मार्केट से आप परचेज करके लेके आते हैं तो उसमें मतलब वो केमिकली उसमें प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में काऊ के डाइजेशन को ख़राब करती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम को ख़राब करती है। तो और आप सब लोग जैसे जानते हैं कि लोगों के पास काफ नहीं होता है तो मिल्क लेट डाउन के लिए हार्मोन इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिसके क्वांटिटी को जिसका ट्रेसेस मिल्क में भी पाया गया है। और ऐसा रिसर्च में भी आ चुका है। जैसे मैं अगर बिहार से हूँ तो अगर मैं बिहार और पटना की बात करूँ तो बिहार वेटनरी कॉलेज ने ही एक रिसर्च किया जिसके थ्रू अभी जो मिल्क अर्बन एरिया में अवेलेबल है उसमें एंटीबायोटिक्स का ट्रेसेस मिला है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की। तो एक तरफ जो मिल्क प्रोड्यूसर है वो उसको इनकम भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो मंथली 515 रुपये ही कमा रहा है। एक तरफ जो अपना जो अर्बन एरिया में जो लोग हैं जिनके पास मिल्क जा रहा है, जहाँ पे मिल्क का सबसे बड़ा मार्केट है, उसमें भी काफ़ी वहाँ पे भी अभी प्रॉब्लम्स है कि कैसे मतलब फ्रेश मिल्क तो हम नहीं ही ट्रेस कर सकते हैं, उसको मिला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक मतलब इस बिज़नेस में कैटल रियरिंग के बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल इंडिया का हर्ड इफिशिएंसी लेस देन 29% है। हर्ड इफिशिएंसी होता है कि नंबर ऑफ मिल्किंग टोटल नंबर ऑफ कैटल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मिल्किंग कैटल्स। तो आप इमेजिन कीजिए कि किसी गांव में या किसी किसान के पास अगर 100 काऊ है या 100 बफेलो है तो उसमें सिर्फ 29 काऊ एंड बफेलो ही मिल्किंग में है। तो आप समझ सकते हैं कि एंड एक और है कि एवरेज मिल्किंग काऊ एंड बफेलो का लेस दैन 4 to 6 लीटर है।
तो आप इमेजिन कीजिए कि एक गांव में अगर नंबर ऑफ कैटल 100 है और उसमें 29% ही या 29 काउ एंड बफेलो ही मिल्किंग में है, एंड उसी के पैसे से किसानों को बाकी 71 कैटल्स का फीडिंग करना है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, कैसे इसमें फार्मर्स के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस करो एंड इसको मतलब कलिंग कर दो, ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं अगर पूरा अगर इसको ये इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो। सेकेंडली कंज्यूमर्स लेवल पे हम लोग प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी कि हम लोग जो हमारा एंशियंट फूड था, जैसे कि इंडिजीनियस काउ मिल्क फ्रेश हम लोग कंज्यूम करें, अगर वो डायरेक्टली मिल्किंग के बाद ही कंज्यूम कर ले तो नेक्स्ट टू मदर्स मिल्क है या सेकेंड टू मदर्स मिल्क है, इजी टू डाइजेसेबल है। फिर अगर हम लोग बटर मिल्क की बात करें तो वो अगर दूध से दही बनाते हैं देन उसको चर्न करके अगर उसका कंज्यूम करते हैं तो वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हमें कर्ड कंज्यूम करना है तो नॉर्मल जो पहले उसको गर्म करके उसके बाद अगर हम लोग नॉर्मल जो फर्म ये जोरन जिसको बोलते हैं उससे आ गया है तो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हमें कर्ड कंज्यूम करना है तो नॉर्मली जो विलोना के थ्रू आता है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ना कि पहले दूध से फैट निकाला एंड उसको हम लोग बॉईल करें एंड बटर मतलब बटर से मिल्क बनाए, घी बनाए। अब हम लोग कर सकते हैं कि अब हम लोगों ने प्रॉब्लम समझ लिया कि फार्मर्स लेवल पे क्या प्रॉब्लम है एंड जो मार्केट लेवल पे क्या प्रॉब्लम है और जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं या जो मेरा सॉल्यूशन है उसके हिसाब से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और इतना कहने का मतलब हमारा ये नहीं था कि जो भी अभी डेयरी काम कर रही है वो अच्छा काम नहीं कर रही है वो या वो ख़राब काम कर रही है। अभी जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 52% ही मार्केट अभी ऑर्गेनाइज है और 60% ही बचा हुआ है। तो हम हमारा जो बिजनेस मॉडल है हम लोग ये 60% के ऊपर कवर करना चाह रहे हैं। तो हम लोग हमारे जो बिजनेस है उसमें कि काऊ कीपिंग को हम लोग एग्रीकल्चर से अटैच करना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग काऊ को मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ फार्म यार्ड मैन्योर प्रोडक्शन के लिए भी रखें। काउडंग को यूज़ करके हम लोग बायोगैस से कुकिंग गैस प्रोड्यूस करें, एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करें एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें कम्युनिटी लेवल पे गांव में लगा के। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग काऊ कीपिंग को एग्रीकल्चर से अटैच करेंगे तो क्या ये सस्टेनेबल होगा, क्या ये प्रॉफिटेबल होगा और क्या ये स्केलेबल होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की, तो अगर आपके पास 3 to 4 काउज है एंड मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ आप अगर फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हैं तो आपका एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट आप 2-3 सालों में जीरो कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको इनकम से पहले अपने कॉस्ट को कम करना है, तो एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट को आपने कम कर दिया या जीरो कर दिया है। और अगर आप 3 to 4 काउज से 40 to 42 रुपये पर लीटर अगर आप मिल्क गांव में या आपके नियरेस्ट गांव में सेल कर सकते हैं तो ये आपके लिए मॉडल सस्टेनेबल हो सकता है। एंड अगर आप ग्रुप ऑफ फार्मर्स या एक गांव में 10 फार्मर्स एक साथ या 10 काउस का करें एंड क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, लाइक क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन कहने के मतलब डायरेक्टली फ्रेश, एंड जो कंज्यूमर्स को आप डिलीवर करेंगे वो उसको ट्रेस कर सके कि ये मिल्क इस काऊ का है, इस काऊ को क्या फीड किया गया है एंड कितने देर पहले इसका मिल्किंग हुआ है एंड ये फ्रेश फॉर्म में आपके पास पहुंच रहा है। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप 40 या 42 रुपीज़ पर लीटर आप इजीली सेल कर सकते हैं। अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट के स्केलेबिलिटी की बात करें तो अगर ग्रुप ऑफ विलेज जिसमें कि हर एक विलेज में 10 फार्मर्स 5 to 10 काउस का डेयरी कर रहा है एंड वो ग्रुप ऑफ विलेज
एक साथ उसकी मार्केटिंग करता है, जो कि ऑलरेडी कोऑपरेटिव डेयरी का मॉडल है। लेकिन कंडीशंस बस ये है कि आपको उसको होमोजेनाइजेशन या बहुत ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करना है किसी प्रोसेसिंग सेंटर में। आपको विलेज लेवल पे ही प्रोसेसिंग एक प्रोसेसिंग सेंटर एक विलेज लेवल पे ही आपको पैक करके एंड डायरेक्टली डिलीवर कर देना है इन कंज्यूमर्स को। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, फार्मर्स लेवल पे एक छोटा सा चिलिंग सेंटर लगा के एंड वहीं पे पैक करके एंड एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके इंडिविजुअल फार्मर से कलेक्ट करके नियरेस्ट अर्बन हाउस होल्ड्स को डिलीवर कर सकता है। तो वो 3 to 4 आवर्स में डिलीवर हो पाएगा। एंड सेकेंडली अगर हम लोग इसको अब क्या बात करते हैं कि अगर हम लोग एक गांव में 10 फार्मर्स 10 काउज या 4 काउज का ये डेयरी फार्मिंग करेगा तो उसको कैसे फाइनेंस होगा, या उसको कौन से स्कीम के थ्रू कवर कर सकते हैं, या ऑलरेडी कौन सा गवर्नमेंट का स्कीम है जिसके थ्रू कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से मनरेगा का ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारे पूरे इंडिया में चलता है, जिसके थ्रू आप 6 to 7 कैटल्स का कैटल सेट बनाने के लिए अगर कोई बीपीएल फार्मर्स है या स्मॉल फार्मर्स है तो उसके लैंड पे बना सकते हैं। उसके लिए 35 to 40,000 का उसमें कैटल सेट बन जाता है। एंड फार्म यार्ड प्रोडक्शन के लिए भी मनरेगा के थ्रू ये बन सकता है। जो कंपोस्ट पीट होता है या अगर आपको लिक्विड मैन्योर बनाना है तो उसका भी टैंक बन सकता है। अजोला प्रोडक्शन के लिए हम लोग बना सकते हैं। तो है कि कैटल रियरिंग का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग मनरेगा के थ्रू कवर कर सकते हैं। एंड कैटल परचेज लोन के लिए कि अगर स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, उसके पास फाइनेंस का कैपिटल का असेस नहीं है लेकिन वो डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, तो नाबार्ड का एक स्कीम है जो कि सेंट्रल लेवल पे चलता है, डेट्स करके डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसके थ्रू 2, 4, 6 एंड 10 काउस के लिए 25% सब्सिडी के साथ ये लोन आता है। एंड ये बैंक के थ्रू चैनलाइज होता है, बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, नाबार्ड का बैक एंड सब्सिडी आता है। एंड अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टेट की भी बात करें तो हर एक स्टेट में कैटल काउ रियरिंग के लिए भी अप टू 50 to 75% तक भी ग्रांट है, और ये सब स्टेट का अलग अलग है। अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई एक स्टार्टअप जैसा कि हम लोग कर रहे हैं कि डेयरी में जो एक मार्केट गैप है, अर्बन एरिया में एक जो फ्रेश मिल्क का गैप है उसको कैसे प्रोवाइड करें, तो इसके लिए हम लोगों ने जो बिजनेस मॉडल बनाया है उसके थ्रू हम लोग सबसे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल डेयरी फार्म सेटअप करते हैं, जिसको कि हम लोगों ने अभी पटना में सेटअप किया हुआ है, जिसमें कि कैटल रियरिंग को हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर से अटैच किए हुए हैं और मैन्योर को यूज़ करके ग्रीन फॉडर का प्रोडक्शन करते हैं एंड उसी से वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं। एंड उसी से अगर एग्रीकल्चर में हमें किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन में अगर हम लोग को चाहिए फार्म यार्ड मैन्योर फर्टिलाइज़र, तो सेम काउ डंग एंड काउ यूरिन या किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट से जो मैन्योर बनता है उसी को यूज़ करते हैं। अब इस मॉडल पे फार्मर्स को 3 to 4 डेज का ट्रेनिंग के थ्रू उनको ये रियलाइजेशन कराते हैं कि अगर आप ग्रुप में फार्मिंग डेयरी फार्मिंग करते हैं एंड आप ग्रुप में करते हैं एंड एक गांव में हम आपको कैटल रियरिंग से रिलेटेड सारा लाइव स्टॉक सर्विसेज आपको वन स्टॉप प्रोवाइड करते हैं। एंड उसमें भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, जैसे कि काऊ का एवरी सिंगल डिटेल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको फिर एनालिसिस करके कि सपोज़ अगर कोई काऊ है तो वो कितने दिन बाद हीट में आएगी, कितना दिन तक दूध देगी, एंड फिर उसका हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट लैक्टेशन में उसका मिल्किंग कैपेसिटी क्या होगा। तो इसके बेसिस पे फार्मर्स का सिर्फ कैटल रियरिंग पे फोकस रहता है, बस उसको कैसे पर काउ प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है या कैसे उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है या फिर उसको क्या फीड करना है, वो चार्ट ये कंपनी जैसे कि हम लोग स्टार्टअप उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड उसके बाद डायरेक्टली नंबर ऑफ ये छोटे छोटे फार्मर्स से मिल्क को कलेक्ट करके इन कंज्यूमर्स को डिलीवर कर दिया। तो ऐसे करने के बाद
एक फार्मर्स अगर 10 काउच के साथ डेयरी फार्मिंग करता है एंड वो 10 काउच के साथ डेयरी फार्मिंग करता है तो उनको मंथली का, हम लोगों का जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से 20 to 25,000 का मंथली इनकम हो सकता है, जिसमें कि हम लोगों ने मिल्क का प्राइस फार्मर्स से जो परचेज प्राइस रखा है वो 40 रुपीज़ पर लीटर का रखा है। एंड जिसको हम लोग कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स को जो सेल करने का प्राइस है वो 65 पर लीटर टू 70 रुपीज़ पर लीटर रखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरीके का स्टेक होल्डर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं इसको थ्रू आउट द इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला जो इस प्रोजेक्ट को ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड पीपल्स चाहिए, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के, मैनेजमेंट के भी होने चाहिए, इंजीनियरिंग के भी होने चाहिए, मिल्क प्रोसेसिंग बैकग्राउंड से भी होना चाहिए, काउ को क्या फीड करना है उस बैकग्राउंड से भी होने चाहिए, वेटनरी साइंस से भी होने चाहिए। और वो कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिनका काम क्या है कि गांव में किसानों को सबसे पहले उनके लोकल प्रॉब्लम को समझना। जैसे कि हम लोग बात तो कर ले कि किसानों का इनकम नहीं हो रहा है, लेकिन एवरी सारे गांव का अलग अलग प्रॉब्लम है, तो पहले लोकल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना एंड उसके बाद जो हमारे पंचायत लेवल पे जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि मनरेगा सरपंच, मुखिया एंड वार्ड के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर इनको आप अपने चैनल, अपने बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व करते हैं तो आपका जो कैटल रियरिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाइक शेड चाहिए, एंड जो फार्म यार्ड मैन्योर के लिए जो आपका कंपोस्ट पीट चाहिए, या आप अगर बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसके लिए जो टैंक चाहिए, तो उसके लिए आप मनरेगा के थ्रू कवर कर सकते हैं। ये स्कीम रहते हुए हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रोजेक्ट को नहीं समझेंगे या थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड उसके बाद जो कि पंचायत लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों या चाहे ये सेंट्रल के हों, और आप अगर प्रैक्टिकली अगर आप गांव से होंगे तो आप ये चीज़ फील किए होंगे कि अगर गांव का एक किसान है तो उसको आप ऑप्शन दीजिए कि आपको एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलाता हूँ मैं, कि जिससे कि आपके एग्रीकल्चर डेयरी में आप कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और उसको एक ऑप्शन दीजिए कि आपके गांव के मुखिया, सरपंच या ब्लॉक में जो बीडीओ और सीओ हैं उनसे मिलाते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो लोग ये नहीं जानते होंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके लिए क्या कर सकता है, लेकिन हाँ, मुखिया एंड जो सरपंच होता है वो उनके लिए गॉड होता है, मतलब भगवान के समान होता है। और एक्चुअल जो कैटल सीड या जो भी गांव लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, अगर ये लोग हमारे चैनल में आ सकते हैं तो वो प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। मतलब उनको, फार्मर्स को बहुत जल्दी उनको अपने बिजनेस मॉडल में क्या बेनिफिट्स है वो दिखने लग जाता है, अगर उनके थ्रू अगर किसानों के पीछे बात पहुंचे। अब बात आती है कि अगर जब सब लोग वही कर देंगे तो हम लोग जो अभी बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल इसमें क्यों चाहिए फिर, तो उनको ये आपकी बातों तक, इनके थ्रू तो अपनी बातों को किसानों तक पहुंचा दिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को वो कैसे पर काऊ मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, कैसे पर काऊ आप उसके ज़्यादा प्रॉफिट कर सके, कैसे आप ये इंश्योर कर सके कि आपने मिल्क जो कंज्यूमर्स को डिलीवर किया है वो अपने घर बैठे बैठे ये टेस्ट कर सकता है कि ये किस काऊ का मिल्क है, उसको क्या फीड किया गया है और वो कितने देर पहले आया है। एक ब्लॉकचेन विद सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको आईटी के लोग चाहिए होंगे। फिर आपको अगर आपने एक गांव में 10 लोगों के साथ डेयरी सेटअप कर दिया है तो उनको अगर आपको ये बताना है कि आप काऊ को क्या फीड करेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ या 6 वीक के लिए, तो आपको जो ग्रीन फॉडर के लिए जो एक्सपर्ट है वो चाहिए होंगे। फिर आपको अगर अपने काऊ की रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम को बढ़ाना है, या उसकी मतलब ये बोला जाता है कि एक काऊ को या एक डेयरी में सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपके काऊ को 12 मंथ्स एक काफ आना चाहिए। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में आपको काफ़ी मेहनत करना होगा। फिर आपको उसको
वेटनरी केयर करना होगा, तो इसके लिए आपके पास वेटनरी एक्सपर्ट का एक पूल होना चाहिए। फिर आप अगर मिल्क प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसको मार्केट करना है, तो आपके पास एक्सीलेंट लेवल का मार्केटिंग वाले लोग होना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि 40 रुपीज़ या 42 रुपीज़ लीटर कोऑपरेटिव डेयरी, प्राइवेट डेयरी एंड ये कॉमर्शियल डेयरी फार्म मिल्क बेच रहे हैं। आपको मिल्क बेचना है मोर देन 65 रुपीज़ लीटर या 70 रुपीज़ लीटर, तो आपको जो आपके प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि आप विद इन 3 to 4 आवर्स कंज्यूमर्स को मिल्क डिलीवर कर रहे हैं, और आप जो मिल्क डिलीवर कर रहे हैं वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस है, वो एक ऐसे काउ से आया है जो कि हेल्दी है, एंड वो हेल्दी है, बट उसको आप मार्केट कैसे करेंगे? तो मार्केटिंग के लिए भी आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए। एंड सेकेंड है कि अगर आपने तो एक आपने पहले गांव के मुखिया ऑफिसर के साथ मिलके लोगों को आप लोगों के थ्रू लोगों के बीच अपनी बात पहुंचा दी। आपके पास एक ऐसी टीम है जो कि काऊ की अच्छी एक देखभाल रख सकती है, एक टीम है जो मार्केटिंग कर सकती है, वेटनरी का टीम है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम कर सकता है। अब है कि इसको स्केल करने के लिए आपको और ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी, तो वो फिर कहाँ से आएगा? तो ऑलरेडी नाबार्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 9 तरीके के डेयरी सेक्टर के लिए स्कीम्स अवेलेबल है। सबसे पहले अगर आप, जैसा कि पहले हम लोग बात किए थे कि 10 काउस के लिए या 6 काउस के लिए या 4 काउस के लिए 25% के साथ सब्सिडी अवेलेबल है। देन अगर आपको एक मिल्क चिलिंग सेंटर सेटअप करना है गांव में, या मिल्क कलेक्शन सेंटर गांव में सेटअप करना है, तो उसके लिए सब्सिडी अवेलेबल है 25% के साथ। अगर आपको मिल्क वैन चाहिए, जो वो भी चिलिंग सेंटर के साथ, तो उसके लिए भी सब्सिडी अवेलेबल है। अगर आपको अर्बन एरिया में एक मिल्क शॉप सेटअप करना है या मिल्क बूथ सेटअप करना है, तो उसके लिए भी नाबार्ड के पास सब्सिडी अवेलेबल है। तो है क्या कि आप ऑलरेडी जो स्कीम्स या जो गवर्नमेंट के फंड्स अवेलेबल है, उसी को यूज़ करके आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। तो नाबार्ड का इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है। फिर आप कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं, प्राइवेट बैंक्स जो हैं या रूरल बैंक हैं, उनका इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनके पास मॉर्गेज के लिए कुछ नहीं है, तो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये किसानों को हेल्प हो सकता है, तो उनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा है। अब है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे अपने बिजनेस मॉडल में, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये बता सकते हैं कि काऊ को क्या फीड करना है, लेकिन उसका पूरा एकदम जो टेक्निकली वो कैसे सही है, या फिर जो हम लोग फार्म यार्ड मैनुअर बना रहे हैं वो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, या अगर हम लोग 3 to 4 आवर्स में डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग किस किस स्टेज पे कितना हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, या कौन से इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि विदाउट पास्चुराइजेशन हम लोग मिल्क को 3 to 4 आवर्स में डिलीवर कर सके। तो इसके लिए भी आपको जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, जो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, उनके प्रोफेसर से हेल्प लेने, उनका रोल इसमें काफ़ी अहम हो जाता है। और अगर इस तरीके से हम लोग एक पूरा अब करते हैं, तो हम लोग अब एक फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो एक यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो अगर हमारा जो प्लान है या इसका जो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, तो एक गांव में अगर 10 फार्मर्स के साथ 10 काऊ का डेयरी फार्मिंग अगर कोई किसान करता है, तो हम लोगों ने लिया है कि उस गांव में मिनिमम 600 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन होगा। अगर उस 600 लीटर्स को आप 40 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से फार्मर से परचेज करते हैं, तो करीब 7,20,000 पर का रेवेन्यू गांव लेवल पे जनरेट होगा। एंड जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 60% कॉस्ट मिल्क प्रोडक्शन का फीडिंग में जाता है। तो अगर 7,20,000 का 60% लिखते हैं तो वो आता है 4,22,000। अगर इस 4,22,000 को भी हम लोग गांव लेवल पे ही रोटेट करें, जैसे कि जो फीडिंग ग्रीन फॉडर का रिक्वायरमेंट है या कैटल फीड का रिक्वायरमेंट है, वो भी हम लोग गांव लेवल पे ही प्रोड्यूस करें, और इस पैसे को भी गांव में ही रोटेट करें,
तो हम लोग गाँव में ही रोटेट करके डिफरेंट ग्रुप ऑफ फार्मर्स को इसमें रोजगार दे सकते हैं। और जो हमारा जो तरीका है कि अगर ये 10 फार्मर्स 10 काऊ का करता है तो उसमें से उसको जो इनकम आएगा वो मिनिमम 20 to 25,000 का आएगा। एंड अगर हम लोग मान के चलते हैं कि एक फार्मर्स के घर में 5 फैमिली है तो ये टोटल 50 फैमिली को ये एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। एंड सेकेंडली, अगर जो ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन में है तो इसमें 4,32,000 का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है। तो इसमें अगर मान के चलते हैं कि ऐसे किसान इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको हम लोग मंथली का 12,000 का इनकम देना चाह रहे हैं, तो इससे हम लोग टोटल 36 को रोजगार दे सकते हैं सिर्फ ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन फीड प्रोडक्शन में। और अगर हम लोग काऊ डंग को फार्म यार्ड मैनुअर के तौर पे यूज करते हैं एंड उसकी हम लोग ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं, तो एक काऊ कम से कम 10 kg का काऊ डंग देती है। एंड इस तरीके से हम लोग पूरे एक महीने में 60,000 का, अगर 2 रुपये पर kg के हिसाब से ही हम लोग अगर काऊ को परचेज करते हैं, काऊ कंपोस्ट बनाते हैं, तो 60,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें से अगर 5,000 के हिसाब से भी अगर हम लोग जो SC ST के लोग हैं या जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें मिनिमम आपको 12 फैमिली इन्वॉल्व होंगे। और एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 60 फैमिली मेम्बर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ऑन एन एवरेज एक विलेज में अगर 100 काउस का एक सेटअप है और 10 फार्मर्स 10 काउ कर रहा है, तो टोटल एक गांव लेवल पे ये 300 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस गांव को अगर एक ग्रुप बना लेते हैं या एक ब्लॉक में 10 to 15 विलेज को भी कवर करते हैं एंड नियरेस्ट अर्बन एरिया को कनेक्ट करते हैं फ्रेश मिल्क के डिलीवरी के लिए एंड इससे जो डिलीवरी के लिए, तो एक अच्छा मॉडल गांव में ही क्रिएट हो सकता है। एंड अगर इसी को स्केल करते हैं इंडिया के किसी भी कोने में, तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक क्रिएट हो सकता है। एंड जो अभी जैसे और विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले फार्म यार्ड मैनुअल प्रोडक्शन करके एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट को कम किया, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन करके और डायरेक्ट डिलीवर करके हम लोगों ने एक अच्छा इनकम कमाया। काउडंग को सबसे पहले बायोगैस में यूज किया, उससे हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। फिर उसको हम लोगों ने यूज किया फार्म यार्ड मैनुअर प्रोडक्शन में, उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर का और भी जितने तरीके का वेस्टेज है उसको यूज किया, वेजिटेबल्स का जितने भी तरीके का वेस्टेज है उसको यूज किया एंड उसको फिर हम लोग लेवल पे ही सेल किया। तो फिर हम लोग उससे जो मतलब फार्म यार्ड मैन्योर को गांव में ही सेल करके जो उससे प्रोडक्शन आएगा, वेजिटेबल्स आए या फ्रूट्स आए या किसी भी तरीके का अनाज आया, उसको हम लोग अगर सेम हमारा जो मार्केटिंग चैनल बना हुआ है मिल्क डिलीवरी का, अगर उसी को यूज करके अदर फूड प्रोडक्ट्स को भी हम लोग डायरेक्टली डिलीवर करते हैं गाँव लेवल पे ही प्रोसेसिंग करके, तो फिर एक अर्बन हाउस होल्ड का जो रिक्वायरमेंट होता है फूड का, वो किसी नियरेस्ट विलेज से ही फुलफिल हो जाएगा। और इससे जो